दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे को लेकर कि अगर वो हरियाणा में चरितार्थ हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव के अंदर दिशा और दशा बदली सी हो सकती है। आपसे बात करने चला हूं मैं कि क्योंकि बहुत ही जल्दी लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा है। मान लीजिए कि मार्च के पहले पखवाड़े में यानी कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इसको लेकर के तमाम पार्टियां, चाहे वो पक्ष की हैं या विपक्ष की हैं, अपनी पूरी तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, आप इसे कुछ यूं मानिए कि इंडिया गठबंधन जो है दूसरी विपक्षी पार्टियों का जो राजनीतिक मंच है उसके बीच लगातार 2 दिन से यानी कि आज बृहस्पतिवार को और उससे पहले कल बुधवार को बहुत बड़े फेरबदल देखने को मिले। जहां देखने को पहले यह आ रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के मामला सुलझ नहीं रहा, इसके चलते इंडिया गठबंधन बिखर सकता है। लेकिन कल बुधवार को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो गई, तो आज यानी कि बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग हुई वो दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। गुजरात के अंदर भी कांग्रेस ने 2 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी हैं जो भरूच और भावनगर रहेंगी और आम आदमी पार्टी ने इसके बदले में गोवा की एक डिक्लेयर सीट छोड़ दी है, गोवा ईस्ट, और दूसरी चंडीगढ़ की लोकसभा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। वहीं अगर चले तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस 1 सीट छोड़ने जा रही है। हालांकि इसका विधिवत ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन लगभग ये सब कुछ तय हो गया है। और इसकी बानगी भर आप ये भी मान लीजिए कि आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आई थी, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तमाम तरह के दबाव आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करो। और इसी बीच ईडी का 6वां सम्मन भी पहुंच गया केजरीवाल साहब के पास। खैर, जिस मुद्दे को लेकर आपके साथ में हूं और मैंने आपसे कहा था कि अगर वो हुआ तो फिर हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर दिशा और दशा बदली हुई दिख सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, यानी कि सभी 10 सीटें लोकसभा की भाजपा ने जीती थी। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव वो था कि जिसके अंदर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के मुकाबले बीएसपी और इनके मुकाबले आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का उस चुनाव में गठबंधन था वो, और इनके मुकाबले में इनेलो, यानी कि सभी पार्टी आमने सामने थी। बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी 2019 में। और अब जब 2024 के चुनाव का ऐलान होने वाला है तो इसके लिए हरियाणा के अंदर एक गठबंधन तो हो गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन चल रहा है इस समय बीजेपी और जेजेपी के बीच। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे और जेजेपी भी कह रही है कि हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो गठबंधन यानी कि जो एनडीए की पार्टियां हैं दोनों, उनका कैसा रहेगा अभी कह नहीं सकते। क्या जेजेपी बिना कोई सीट लिए उनके साथ रहेगी यानी कि बीजेपी के साथ, और या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के लिए कोई सीट छोड़ेगी? लेकिन मेरा मुद्दा अलग है। मेरा मुद्दा यह है कि अगर हरियाणा के अंदर जो आज गठबंधन चलने की बात चली है, यानी कि इंडिया गठबंधन जिसके अंदर की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, अगर इस गठबंधन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल हो गई तो फिर हरियाणा के अंदर चुनावी बाजी जो है वो कुछ पलटी हुई दिख सकती है आपको। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप मान लीजिए कि हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अगर आमने सामने का चुनाव हुआ तो फिर वो बहुत मजबूत चुनाव होगा। और खासकर कुछ लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पर बहुत दिलचस्प नज़ारा आपको दिख सकता है, जिसके अंदर रोहतक हो सकती है, अंबाला हो सकती है, सिरसा हो सकती है, गुरुग्राम हो सकती है, सोनीपत हो सकती है, कुरुक्षेत्र हो सकती है। यानी कि 6 लोकसभा सीटें तो कम से कम ऐसी हो सकती हैं कि जिन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी पर भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ, यानी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन में चली गई,
अभय सिंह चौटाला भी केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ गलबैयां करते हुए हरियाणा के अंदर सुशील गुप्ता, भूपेंद्र हुड्डा और इनके साथ में अगर अभय सिंह चौटाला भी साथ दिखे तो फिर आप मान लीजिए कि जिस प्रकार चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो करिश्मा हुआ, कुछ वैसा ही हरियाणा में भी ना हो। और इस सब को लेकर के एक बार से फिर से नए तरीके से रणनीति बनानी पड़ सकती है बीजेपी जेजेपी गठबंधन को भी। अगर हम आपको बताएं कि जिन 6 सीटों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सिरसा लोकसभा, अंबाला लोकसभा और रोहतक लोकसभा, इन 3 सीटों पर तो वर्तमान के हालात में भी जब सभी अलग अलग लड़ रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर भी कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले काफ़ी मजबूत भी दिखाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इन 3 सीटों यानी कि सिरसा, अंबाला और रोहतक, इन 3 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त फाइट हो सकती है। और अगर आप माने तो रोहतक लोकसभा तो पिछले चुनाव के अंदर भी लगभग 7,500 वोट से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा। और सिरसा के अंदर जो वर्तमान की जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल, उनके बारे में अगर वहां की राजनीतिक फिजाएं कुछ कहती हैं तो वो संदेश ये है कि वहां उनकी चुनावी स्थिति ठीक नहीं है। अंबाला के अंदर रतनलाल कटारिया जी के निधन के बाद में वो लोकसभा सीट लगभग 1 साल से खाली है। तो मान लीजिए कि वहां पर अगर बीजेपी के प्रति कोई अच्छी हवा होती तो वहां पर उपचुनाव जरूर करा लिया जाता, उस सीट को खाली ना छोड़ा जाता। इन सब को देख करके आप कह सकते हैं ये 3 लोकसभा सीटें तो वो हैं कि जहां आज भी जबरदस्त फाइट मानी जाती है। और कुछ भाजपा के राजनीतिक सूत्र भी बताते हैं कि इन 3 सीटों को भाजपा भी समझती है कि यहां पर झटका लग सकता है। लेकिन जो मैंने अगली 3 सीटें आपको बताई, अगर कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ होता है और वहां नवीन जिंदल सरीखे या फिर अशोक अरोड़ा जैसे प्रत्याशी आ जाते हैं और या फिर अभय सिंह चौटाला के परिवार से कोई चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के पुत्र चुनाव लड़े थे, तो वहाँ की स्थिति भी कुछ और होगी। अगर सोनीपत की बात करें और सोनीपत के अंदर भी ये मतदाता इकट्ठा हो गया तो फिर वहाँ का भी राजनीतिक माहौल कुछ बदला होगा। अगर हम गुरुग्राम की बात करें और गुरुग्राम लोकसभा के अंदर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी आ गई, तीनों ने इकट्ठे गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो फिर आप गुरुग्राम में स्थिति कुछ यूं मान के चलें कि मेवात से लगती 4 विधानसभा सीटें, वहां पर विपक्ष का प्रत्याशी इतनी बढ़त ले जा पाएगा कि जो मुकाबला करना भी भाजपा के प्रत्याशी के लिए वहां मुश्किल होगा। इन हालात में मानते हुए जो मैंने आपको 6 लोकसभा सीटें बताई कि इनके अंदर चुनाव परिणाम कुछ अजब गजब हो सकता है। और अगर बाकी बची 4 लोकसभा सीटों की बात करें, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे वो करनाल हो, जिनको शहरी सीट मानी जा सकती है, मान सकते हैं कि बीजेपी की वो सेफ सीट रह जाएं। इसके अलावा जो 2 लोकसभा सीटें और बचती हैं, हिसार के अंदर आप मान लें तो हिसार के अंदर अगर अभय सिंह चौटाला इस गठबंधन में हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बहुत चुनौती साबित होगी। और अगर 10वीं लोकसभा सीट भिवानी और महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट है, अगर वहां पर भी कुछ ऐसा ही माहौल हुआ, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भी ऐसी है कि जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का भी असर है और कांग्रेस का पूरा असर है, अगर वहां पर भी प्रत्याशी एक हो गया, और क्योंकि भाजपा के सूत्र वहां बता रहे हैं कि धर्मवीर जी को बदला जा सकता है, तो फिर वहां का भी राजनीतिक माहौल कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। अगर आप मान लें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम अगर कुछ ऐसा होता है कि इंडिया गठबंधन में अभय सिंह चौटाला भी आते हैं और वो गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है, तो फिर हरियाणा में जब एक के सामने एक प्रत्याशी होगा तो फिर यहाँ के राजनीतिक हालात कुछ बदले हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और उसके उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात, दिल्ली, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टियां जो गठबंधन की सहयोगी थी उनके साथ जो तालमेल किया है, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? और क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी पहले कई बार कहते रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात चलेगी तो पार्टियों के बड़े नेता बैठकर बात करेंगे, तो क्या कांग्रेस का आला कमान हरियाणा के अंदर कोई और इंटरफेयर भी कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।